हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे आप कह सकते हैं कि क्लास 12th के अंदर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये जो पढ़ने वाले हैं हम लोग फंक्शन चैप्टर, वो कहीं ना कहीं आगे जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, या तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं, या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं। दैट मीन्स 50% से ज़्यादा जो टॉपिक हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड टॉपिक है। क्योंकि जब आप फंक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ डोमेन फंक्शन का, रेंज जो है फंक्शन का, वो जब आप निकालना सीख जाते हैं अच्छे से, तभी आप उन सभी चैप्टर जो मैंने नाम लिए हैं उनमें अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जहाँ तक बात है, IIT JEE हो गया, या JEE मेन का एग्जाम जो NIT के लिए होता है, ये सभी के सभी जो एग्जाम है उसमें डोमेन से या 1-1 चेकिंग करने से या ऑन-टू चेकिंग करने से यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है इसलिए बढ़ जाती है। तो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि फंक्शन का डोमेन किसको कहते हैं, फंक्शन का डोमेन हम कैसे फाइंड आउट करें, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो फंक्शन है वो एक मशीन की तरह है। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ टाइप ऑफ मशीन। जैसे मशीन में क्या होता है कि कोई चीज आप इनपुट करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली उसका आउटकम मिलता है। जैसे जूसर जो है वो एक मशीन है, ठीक है ना। जूसर क्या है? एक मशीन है। जैसे आप देखिए यहाँ पे जूसर जो है वो एक मशीन है। सपोज एक फिगर में जूसर का बना रहा हूं, जूसर। यदि मैं इसके अंदर मैंगो पुट करता हूं, है ना, मैंगो पुट करता हूं, तो हमें आउटकम में क्या मिलेगा? जूसर मशीन के अंदर यदि आप मैंगो पुट करते हो तो आपको आउटकम में मिलने वाला है मैंगो जूस। उसी जूसर मशीन के अंदर यदि आप वाटरमेलन पुट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? वाटरमेलन का जूस मिलता है। तो जूसर जो है वो एक तरीके का मशीन है। उसी तरीके से फंक्शन के अंदर हम पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटकम मिलता है। जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा y = x²। तो y = x² में x जो है वो हम पुट करते हैं वैल्यू। जैसे x की वैल्यू सपोज x² में 2 पुट करी तो x2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4। तो 2 पुट करने से हमें आउटकम कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। 3 पुट करने से आउटकम कितना मिलेगा? 3 का स्क्वायर 9। -3 पुट करने से आउटकम कितने वाले मिलेगा? -3 का स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो 9। सो इस तरीके से क्या है कि फंक्शन जो है वो एक तरीके से मशीन की तरह वर्क करता है, जिसमें कुछ इनपुट होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? जैसे ये जूसर मशीन है, उसमें मैंगो, वाटरमेलन, ऑरेंजेस, ये सब क्या कहलाएंगे? आपका ये सब इनपुट्स कहलाएगा, इनपुट ऑफ द मशीन। और इसको हम क्या कहेंगे? आउटपुट ऑफ द मशीन। तो जिस तरीके से हम लोग मशीन के अंदर कुछ इनपुट करने से हमें एक आउटकम मिलता है उसका, उसी तरीके से फंक्शन में क्या होता है? हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटकम मिलता है। तो देखिए ये जो मैंगो जूस है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि उसमें क्या पुट किया गया। मैंगो पुट करने से आपको मैंगो जूस मिलता है। आप वाटरमेलन पुट करते हो तो आपको वाटरमेलन का जूस मिलता है। आप ऑरेंजेस पुट करोगे तो आपको ऑरेंज का जूस मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है मैंगो जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मैंगो जूस का जो आउटकम है। मतलब मैंगो जूस ही आउटकम होगा। ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपने मैंगो पुट किया है। तो दैट मीन्स मैंगो जूस जो है वो यहाँ पे इसको हम कहते हैं, आउटकम जो होता है हमारा उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट कहते हैं। और जो मैंगो है वो क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फंक्शन में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जैसे हम लिखते हैं फंक्शन के अंदर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें x जो है उसको हम इनपुट कहते हैं, ठीक है ना, और ये जो y है उसको हम आउटपुट कहते हैं। दैट मीन्स x में हम वैल्यू पुट करते हैं और हमें आउटपुट कहां से मिलता है, y के अंदर। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, इसमें x की जो भी वैल्यूज होंगी, वैल्यू ऑफ x जो होगी उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y है, x को तो हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा इसीलिए क्योंकि x की वैल्यूज पे y डिपेंड करता है। x मान लीजिए 2 है तो y की वैल्यू 4 आएगी, लेकिन x के चेंज होने से x मान लीजिए 3 हो जाता है तो y की वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। सो दैट मीन्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ x, the value of y will change. That means x is called independent variable and y is called dependent variable. बट क्या आप इसी सेम मशीन में वुड या बॉल पुट कर सकते हो? नहीं पुट कर सकते, क्योंकि ये मशीन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये जो जूसर मशीन है उसमें आप फ्रूट्स ही पुट कर सकते हैं, बट इफ यू पुट वुड, लकड़ी इसके अंदर पुट कर दें, बॉल पुट कर दें, या कोई भी ऐसा इनपुट कर दें जिससे कि ये मशीन खराब हो जाए, तो उस तरीके का इनपुट जो है वो ये नहीं लेता है। सिमिलरली फंक्शंस के अंदर जो होते हैं, आप रियल वैल्यूज या उसके सबसेट, रियल नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर ही पुट कर सकते हो। और उसमें भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें आप एक, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू रूट एक्स ले लेते हैं, y इक्वल टू रूट एक्स, सब लोगों ने क्लास 11 में ये फंक्शन देखा होगा आप सभी ने। इसके अंदर x की जो वैल्यू है वो यदि मैं निगेटिव नंबर पुट कर दूं, जैसे x की वैल्यू में -1 पुट कर देता हूं, एक्चुअली दिस इज अ रियल नंबर, दिस इज अ रियल नंबर, बट इसके लिए मुझे देखना है कि क्या ये मशीन में जो मशीन की तरह है, तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए, वो भी रियल में से आनी चाहिए, तभी मैं इसको इनपुट कहूंगा इसका, इस फंक्शन का। तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1, एंड दैट इज वी ऑल नो दिस इज इक्वल टू I, एंड दिस इज नॉट अ रियल नंबर। तो y क्या हुआ, यहाँ पे रियल नहीं हुआ -1 के लिए, या कोई भी नेगेटिव नंबर इसके अंदर आप इनपुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मशीन खराब हो जाएगा। तो दैट मीन्स इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, 0 या तो 0 से बड़ा नंबर ही हम इसके इनमें इनपुट कर सकते हैं। तो जो इनपुट करते हैं ना फंक्शन के अंदर, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं। फंक्शन हम पढ़ रहे हैं तो फंक्शन में जो इनपुट करते हैं उसको हम कहते हैं डोमेन। तो जैसे इस जूसर का जो डोमेन है वो क्या क्या है, मैंगो, वाटरमेलन, ऑरेंज, जो भी फ्रूट इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं उसको हम इसका डोमेन कहते हैं, ठीक है, फंक्शन का। तो फंक्शन में जो वैल्यूज पुट कर सकते हैं उसको उसका डोमेन कहा जाता है। और जो आउटकम में आता है, जैसे जो आउटपुट आता है, जैसे मैंगो जूस हो गया या वाटरमेलन का जूस हो गया, या ऑरेंज पुट करने से जो ऑरेंज का जो जूस आएगा, दैट मीन्स जो फ्रूट्स के अलग अलग जूस आएंगे उनको हम क्या नाम दे देते हैं, रेंज। तो हमारा डिस्कशन यही है कि फंक्शन में जो डोमेन है, रेंज है और कोडोमेन है वो क्या होता है, तो देखते हैं। तो जैसे कि आप डोमेन की बात कर रहा था मैं, तो यहाँ पे जो इनपुट करते हैं जो फंक्शन में, जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसमें x को मैं इनपुट कहता हूँ, तो इनपुट को ना x कहा जाता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और जो जहां से, जिस सेट से हमें आउटकम आ सकता है उस सेट को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। तो हमारा डिस्कशन क्या है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन।
मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस फंक्शन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वेयर a इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड b इज द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। जो इस साइड लिखते हो, लेफ्ट में जो लिखते हो आप उसको डोमेन कहते हैं, और जो राइट साइड में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। तो ये जो फंक्शन डिफाइंड है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, यदि मैं -2 पुट करूं इसके अंदर, -2 इसके अंदर पुट करूं x की जगह पे, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, तो 4 आएगा। तो इसको ना हम मैपिंग या तो एरो डायग्राम कहते हैं। तो एरो डायग्राम में -2 को किससे कनेक्ट कर दिया, 4 से। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और 2 का स्क्वायर फिर से कितना होने वाला है, 4। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो दो एलिमेंट हैं 2 और 3, क्या ये आउटकम में आया, नहीं आया। आउटकम में कौन कौन से आया, 0, 1 एंड 4। तो ये जो सेट है इसके सारे के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए। ये फंक्शन की डेफिनेशन है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट आप देखिए, ये जो सेट ए है उसको हम डोमेन कहते हैं। तो डोमेन किसको कहते हैं, ए सेट को। बट यदि मैं पूछूं कि रेंज क्या है इस फंक्शन का, तो आप कहोगे 0, 1, 4, 0, 1, 4, क्योंकि यही जो 3 एलिमेंट है वो किसी ना किसी एरो के साथ कनेक्टेड है। जो कोडोमेन है इस फंक्शन का, वो पूरा का पूरा जो बी सेट है उसको हम कोडोमेन कहते हैं। बट रेंज क्या कहलाएगा, 0, 1, 4। तो रेंज क्या होता है, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। लाइक कोडोमेन ऑब्वियसली जो है वो रेंज के अलावे भी एलिमेंट उसके अंदर रह सकते हैं। तो इस तरीके से हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन को समझ सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ -2 4 से कनेक्ट किया, मतलब -2 इनपुट करने से 4 आया, तो हम क्या कहते हैं कि -2 का इमेज 4 है। इमेज ऑफ -2, इस बात को समझ लीजिए, इमेज ऑफ -2 इज 4। दैट मीन्स इसको ऐसे भी लिखते हैं f of -2 इक्वल टू 4। मतलब -2 इस फंक्शन के अंदर यदि हम पुट करेंगे तो 4 आएगा। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, -2 का इमेज कौन सा है, 4 है। या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्री इमेज ऑफ 4 इज -2 एंड इफ यू सी हियर 2 भी इसका प्री इमेज है। तो प्री इमेज ऑफ 4 इज -2 एंड 2। दो एलिमेंट जो है वो 4 से कनेक्टेड है, -2 भी और 2 भी। इसलिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इमेज ऑफ 2 इज 4, इमेज ऑफ -1 इज 1, इमेज ऑफ 1 इज 1, इमेज ऑफ 0 इज 0। और इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ लिखा f of -2 4, तो उसी तरीके से आप लिख सकते हैं f of -1 इज 1, f of 0 इज 0, f of 1 इज 1, है ना। सिमिलरली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर। तो फंक्शन में जिस तरीके से हम वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं, जो भी वैल्यूज हम पुट कर रहे होते हैं उसको डोमेन नाम दे देते हैं। जो आउटकम में आता है उसको रेंज कहते हैं, और जिस सेट से हमारा आउटकम होता है उसको हम कोडोमेन कहते हैं। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि फंक्शन का डेफिनेशन हम कैसे लिखें। सो f A set to B set is considered as a function, is considered as a function if every element of set A, every element of domain, and that is set A, has exactly one outcome, and that is also called as image in codomain, and that is
सेट बी। इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन होने के लिए किसी भी रिलेशन को, लाइक y और x में कोई भी आप रिलेशन लिख दो, उसको फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है कि ए सेट के हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटकम होगा। पहली कंडीशन तो ये है कि हर एक एलिमेंट का आउटकम होगा, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि हर एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटकम होगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है बाय एग्जाम्पल। तो मैं एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, उससे आप समझिए। यहाँ जैसे मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा ए सेट टू बी सेट, इसमें मैंने 3 एलिमेंट लिए 1 2 3, और यहाँ मैंने लिया x y z। 1 को x से कनेक्ट कर दिया, 2 को y से, 3 को z से। तो क्या ये जो आपको दिख रहा है मैपिंग, क्या वो ए सेट से बी सेट एक फंक्शन है? तो मैं कहूंगा कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एवरी एलिमेंट हैज इमेज एंड एग्जैक्टली वन आउटकम। One has exactly one outcome. Is there any other outcome of one? No. So it is a function. ये function है। Second example is, again I am taking set A to set B. There is a function 1 2 3, and suppose this is x y connecting like this. Okay, and suppose it is z also here. Is this now a function? So if you see here, 1 has exactly one image x, 2 has exactly one image x, 3 has exactly one image y. That means 1 से जो है ना वो एक ही एरो इधर की तरफ गया है, तो 1 का आउटकम कितना है? सिर्फ और सिर्फ x है। क्या 1 से 2 एरो गए हैं? इधर नहीं गए हैं। 2 से भी कितना एरो गया है x की तरफ? एक ही गया है। 2 अलग अलग एलिमेंट के सेम इमेज हो सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये जो कंडीशन है ना, इसकी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी फंक्शन होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल। इसको मैंने ए सेट लिया, इसको बी सेट लिया, और ये 1 2 3, और ये मैं ले लेता हूं x एंड y। ओके, एंड दिस टाइम 1 को x से भी कनेक्ट कर दिया, 1 को y से, 2 को y से, 3 को y से। ओके, क्या इस टाइम ये फंक्शन है? तो हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, तो वो तो कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। बट क्या हर एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम वाला जो कंडीशन था वो यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है क्या? अब देखो एक बार, 1 के कितने इमेज है? यहाँ 2 इमेज है, 2 आउटकम आ रहा है 1 का, तो इसलिए ये जो है वो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन की जो कंडीशन है ना वो क्या है? यदि कोई फंक्शन ए सेट से बी सेट पे डिफाइंड है, तो ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का इमेज होगा। पहली कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट हैज इमेज, समझ रहे हैं बात? एंड दूसरी कंडीशन क्या है? एग्जैक्टली वन इमेज। दोनों को एक साथ ही यहाँ पे लिख दिया हूं, बट आप समझिए हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। ये आपको समझना है फंक्शन के कंडीशंस को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक टेस्ट बताने वाला हूँ जिसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। आप कैसे पता करोगे कि कोई फंक्शन जो है, कोई रिलेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है कि हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो जो इनपुट करते हैं ग्राफ के अंदर, जैसे x की वैल्यू इनपुट करते हैं उसको हम x एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है ना? इसलिए इनको नाम भी ना उसी तरीके से दिया गया x और y। तो x एक्सिस पे किसको प्लॉट किया जाता है? जो हमारा डोमेन होता है फंक्शन का, मतलब जो जैसे इस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है, तो डोमेन भी रियल नंबर है, तो x एक्सिस पे किसको प्लॉट करते हैं हम लोग? डोमेन। जो इनपुट हमारा यहाँ होना है जिसको हम डोमेन कहते हैं उसको हम x एक्सिस पे लेते हैं वैल्यूज जो, और जो y वैल्यूज हैं, x की वैल्यूज कहाँ इनपुट करते हैं हम लोग, कहाँ लेते हैं हम? x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे हम y की वैल्यू लेते हैं, ये ओरिजिन है। तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, यदि ये आपको समझना है तो थोड़ा सा जो है वो ध्यान से सोचिए कि जैसे 0, यदि मैं f ऑफ 0 निकालूं, मतलब 0 पे वैल्यू पुट करूं, इसके अंदर 0 पे वैल्यू निकालूं, तो वो कितना आएगा? 0 पे स्क्वायर 0 आएगा। तो 0 को हम अभी कुछ देर के लिए ऐसे लिख देते हैं। यदि मैं यहाँ पे f ऑफ 1 निकालता तो वो 1 का स्क्वायर आता और वो 1 होता है, तो 1 पे जो वैल्यू है वो 1 है।
-1 पे वैल्यू निकालें तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, वो भी 1 होता है। तो -1 पे भी वैल्यू क्या है, 1 है। 2 पे वैल्यू निकालते हैं तो वो 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो 2 पे वैल्यू कितनी है, थोड़ी ऊपर चली जाती है ऐसे, ठीक है। -2 पे वैल्यू निकालें दैट इज -2 का स्क्वायर दैट इज आल्सो 4। तो -2 पे जो वैल्यू है वो कहाँ है आपका, वो भी 4 ही है। तो आप एक तरीके से पैटर्न देखोगे कि जो यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखेगा, और जो उसको यदि आप मिला दोगे उनको सभी पॉइंट्स को, तो एक पैराबोला की तरह बन जाएगा जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये जो ग्राफ प्लॉटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शंस के अंदर, ठीक है। तो जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेते हैं, है ना। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब दैट इज कोई फंक्शन यदि रियल नंबर डिफाइंड है। एक बात और बता दूं, इस फंक्शन का तो डोमेन क्या है, रियल नंबर हमने ले रखा ही है। तो यदि हम डोमेन रियल नंबर लेंगे तो इसका जो रेंज होगा, इसको तो कोडोमेन कहते हैं, वो भी पता है हमें। तो रेंज जो होगा वो क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी। और वो ग्राफिकली भी समझ में आ रहा है, और ऐसे भी देख सकते हैं कि x यदि रियल नंबर होगा ना, तो x स्क्वायर क्या होगा, 0 या तो 0 से बड़ा वैल्यू ही होगा। किसी भी निगेटिव या पॉजिटिव नंबर का होल स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा 0 का स्क्वायर, जैसे 0, -1 का भी स्क्वायर 1, तो सब क्या होता जाएगा, 0 से बड़ा होता जाएगा। तो 0 टू इंफिनिटी जो है वो इस फंक्शन का रेंज कहलाएगा। और वो आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हो। ग्राफ y एक्सिस पे कहां से कहां तक है, तो देखिए 0 से नीचे है क्या ये ग्राफ, y एक्सिस में नहीं है। कहां से कहां तक है, 0 से लेके आगे बढ़ता जा रहा है, और कहां तक, इंफिनिटी तक। इसको जब हम एरो दे देते हैं, इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो थ्रू आउट इंफिनिटी तक है, ठीक। तो इस तरीके से मैं बता सकता हूं बहुत अच्छे तरीके से कि इस फंक्शन का जो रेंज है वो 0 टू इंफिनिटी है। सिमिलरली एक फंक्शन y इक्वल टू fx इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेते हैं। इसका ग्राफ यदि आप प्लॉट करोगे तो कैसा आएगा, सिमिलरली x एक्सिस y एक्सिस, x को x एक्सिस पे, y को y एक्सिस पे। तो एक बार आप प्लॉट करके देखिए, जैसे कि आपको पता होगा 0 का क्यूब तो 0 ही होता है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक। 2 का क्यूब जब आप लोगे तो 8 आएगा, और -2 का क्यूब करोगे तो -8 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात, मान लीजिए यहाँ है। तो आपको एक जो पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, -1 का -1, -2 का -8, इसको जब आप मिलाओगे ना तो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से, मैं तो सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे लेकर के बता रहा हूँ, बट जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता है, जिसको हम याद रख लेते हैं कैसा होगा उसका रफ स्केच। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनका जो रफ स्केच है वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो ग्राफिकली सॉल्व हो जाते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम फास्टली। तो इसलिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से इन ग्राफ्स को जो है, इनके डोमेन को, इनके रेंज को भी आप ग्राफ से समझ सकते हो। तो ये चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जैसे आप अभी देखिए, इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर है, मतलब पूरे रियल नंबर का मतलब आपको पता होगा, -∞ टू +∞ को हम रियल नंबर कहते हैं। और जो रेंज है वो भी यदि आप देखें तो वो भी रियल नंबर है, क्योंकि अब इस बार जो ग्राफ है वो ऊपर से नीचे पूरे y एक्सिस में बना हुआ है। तो इसका रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब आते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट टू आइडेंटिफाई फंक्शन। वर्टिकल लाइन टेस्ट टू आइडेंटिफाई फंक्शन, हम कैसे किसी फंक्शन को बता पाएंगे, किसको भी रिलेशन, जैसे y और x में ये भी एक रिलेशन है, x और y को रिलेट कर रहा है, ये भी एक तरीके से y और x को रिलेट कर रहा है। तो इस तरीके से y और x में कुछ भी यदि इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो आप कैसे बता सकते हो, ग्राफिकली टेस्ट करने वाले हैं हम लोग, कि कैसे हम बता सकते हैं कि वो जो है वो एक फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अभी मैंने बताया था कि ये एक अपवर्ड पैराबोला ओरिजिन से पास होने वाला है, ठीक। तो जैसे मैं कि यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए,
और वैसे भी बताया कि 0 पे वैल्यू 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 4 हो जाता है, -1 पे 1 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप प्लॉट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक पैराबोला है। जैसे y² = x क्या है, तो y² = x यदि आपने क्लास 11th में पैराबोला टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तो y² = 4ax जो है वो राइट साइड ओपन पैराबोला होता है। इस तरीके से ऐसे ऐसे खुलता है, ओपन होता है, ठीक है ना। फिर भी यदि नहीं भी मालूम आपको तो यहाँ पर मैं एक बार को आपको प्लॉट करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे प्लॉट करना है इसको, तो मैं x की वैल्यू लूंगा पहले और उसके अकॉर्डिंगली y। x यदि 0 लेते हैं तो y भी 0 है। x यदि मैं यहाँ पे 1 लूँ, है ना, x की वैल्यू 1 लूँ तो y जो है वो ±1 आएगा, है ना। क्या हो जाएगा, x यदि 1 लेते हैं ना तो y² 1 के बराबर और यहाँ से y कितना आएगा, +-1। तो y की वैल्यू मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा तो इस तरीके से आएगा, समझ रहे हैं बात, ऐसे 1 के ऊपर 1 और 1 के भी नीचे -1। यदि मैं x का वैल्यू 4 लेता हूँ, ठीक है ना, x का वैल्यू यदि मैं 4 लूंगा तो y इसकी वैल्यू +-2 आएगी, 4 पे +2 और -2। तो जब आप इसको मैच करोगे ना, इसी तरीके से और भी नंबर्स ले सकते हैं हम लोग, तो जब हम इस तरीके से इसको मैच करेंगे तो वो इस तरीके का एक पैराबोला जो है वो आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक। तो दोनों ही ग्राफ आपने यहाँ पे प्लॉट करिए। अब ये वाला फंक्शन है और ये वाला फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है ये मुझे बताना है। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन खींचूंगा जो कि वर्टिकल लाइन खींचना है मुझे। तो वर्टिकल लाइन का मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचना है, जैसे इस तरीके से, ठीक है। और देखना है कि ये ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है। यदि कोई वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कट करे, कहीं भी आप खींचो तो एक बार ही कट करे, तो इसका मतलब वो क्या है, फंक्शन है। दिस इज ए फंक्शन। इसका आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर x के लिए सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम आ रहा है, मतलब x के लिए एक ही f(x) आ रहा है, समझ रहे हैं बात। तो इसलिए ये फंक्शन है। दैट मीन्स इसमें कोई भी एक नंबर यदि आप 3 पुट करोगे तो 9 आएगा, 3 पुट करने से और कोई दूसरा नंबर नहीं आने वाला, इसलिए 3 के जस्ट ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटकम मिलने वाला है। ये समझ में आ जाता है। लेकिन यदि इस ग्राफ को आप देखें और यहाँ पे मैं एक यदि लाइन खींचता हूँ, वर्टिकल लाइन खींचता हूँ इस तरीके से, तो ये ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है। तो यदि कोई एक वर्टिकल लाइन खींचे और ग्राफ को कम से कम 2 बार कट कर दे, 2 या 2 से ज्यादा बार कट कर दे तो अलग ही बात है, कम से कम 2 बार तो कट करेगी, तो वो जो है वो फंक्शन नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट फंक्शन। क्यों नहीं है ये फंक्शन, इस बात को आप समझिए। क्योंकि 4 जो x की वैल्यू आपने यहाँ 4 पुट करी, उसके लिए y के कितने आउटकम आ गए थे, 2। लाइक एक ही एलिमेंट 4 का कितना इमेज आ गया, 2 इमेज आ गया, 2 आउटकम आ गया। x की वैल्यू इनपुट करने से 2 y की आउटकम हो गई। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन का जो रूल हमने पढ़ा है कि एवरी एलिमेंट हैज एग्जैक्टली 1 आउटकम, उसका वायलेशन है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट आप समझ गए होंगे कि एक यदि वर्टिकल लाइन खींचे और वो ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कट करेगा तभी फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि यदि मैं इस तरीके से एक ग्राफ बना दूं, ठीक है ना, और मैं पूछूं कि क्या ये फंक्शन है, तो आप डायरेक्टली कहोगे कि नहीं है, क्योंकि ये 2 बार कट कर रहा है, इस x के लिए 2 आउटकम आएंगे। लेकिन यदि मैं इसी तरीके से एक ग्राफ बनाऊं ऐसे, ठीक है ना, और फिर जो है वो इस तरीके से, ठीक है। अब मैं पूछता हूं कि ये फंक्शन है या नहीं, तो आप कहीं भी एक लाइन वर्टिकल कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ग्राफ को कट करेगा पूरे ग्राफ में। अब आप यहाँ यदि मैं फंक्शन का ग्राफ पूरे में बना रहा हूँ तो मैं पूरे में पूछ रहा हूँ कि ये फंक्शन है या नहीं, यहाँ बनाना नहीं है। आपको ऐसे पॉइंट्स देखने हैं जहां पे 2 आउटकम यदि उसके अंदर आ रहा हो तो वो फंक्शन क्या होगा, नहीं होगा, अदरवाइज वो फंक्शन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शन को समझने के लिए। देखिए फंक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, जो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जूसर एक मशीन है, उसमें आप
फ्रूट ही पुट कर सकते हो, वुड नहीं पुट कर सकते हो। उसी तरीके से फंक्शन क्या है, एक मशीन की तरह है जिसमें हम लोग वही वैल्यूज पुट कर सकते हैं जिससे कि हमें रियल आउटकम में मिले। ठीक, तो इसीलिए इस फंक्शन का जैसे मुझे फाइंड आउट करना है डोमेन, फंक्शन क्या है 3 sin स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस फंक्शन का मुझे क्या निकालना है, डोमेन फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, साइन फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और साइन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। जैसा कि क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि साइन का जो फंक्शन है उसका देखिए ग्राफ कैसे होता है, इस तरीके से। ठीक है, पूरे x की वैल्यूज हम पुट करते रहते हैं, मतलब कोई भी रियल नंबर साइन के अंदर पुट हो सकता है। तो साइन x को तो कोई परेशानी नहीं है। तो मेन किसको दिक्कत है यहाँ पे, जब आप देखेंगे आगे तो स्क्वायर रूट के अंदर पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट को प्रॉब्लम होती है किससे, निगेटिव नंबर से। स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इमेजिनरी हो जाता है, रियल नहीं रहता। तो यहाँ पे मुझे इसलिए यदि मुझे इसको आउटकम जो इसका आएगा वो रियल कब रहेगा, जब पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं पाई स्क्वायर बाई 16 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे कि आप जानते हैं एक्स स्क्वायर को इधर लिखूं, पाई स्क्वायर बाई 16 को उधर लिखूं, तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो लेस देन में चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनइक्वालिटीज में रिवर्स करने से a यदि b से बड़ा है तो b क्या होगा, a से छोटा होगा। समझ रहे हैं बात को, जैसे ही आप रिवर्स करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन भी रिवर्स हो जाता है। एंड सिमिलरली इसमें एक्स स्क्वायर क्या है, पाई स्क्वायर बाई 16 से छोटा है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका मतलब हो गया कि x जो है वो माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच का ही नंबर होना चाहिए, क्योंकि नंबर लाइन पे माइनस पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 4 के बीच का नंबर यदि आप रखेंगे तभी आपको पाई स्क्वायर बाई 16 से छोटा नंबर मिलने वाला है। यदि आप इससे बड़ा या इससे कम नंबर रखेंगे x के स्क्वायर में तो वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 16 से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी एक्स स्क्वायर की। तो x क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 ही बिलोंग करना चाहिए। तो इसलिए फंक्शन का डोमेन जो है वो आप डायरेक्टली जो है वो माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 लिख करके लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड कैसे करते हैं वो देखिए, ये तो फर्स्ट मेथड से आंसर आ गया। दूसरा मेथड क्या है कि आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू पाई बाई 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और वेवी कर्व मेथड में इन दोनों को हम 0 के बराबर करके वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी माइनस पाई बाई 4, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो आएगी वैल्यू पाई बाई 4। अकॉर्डिंगली रियल नंबर लाइन पे उसको हम प्लेस कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जैसे वैल्यू पाई, इसको भूल जाइए कुछ देर के लिए, इसको देखिए माइनस पाई बाई 4 पे 0 है, और माइनस पाई बाई 4 से बड़ा नंबर पुट करेंगे तो पाई बाई 4 प्लस एक्स पॉजिटिव रहने वाला है, उससे पहले नेगेटिव रहने वाला है। पाई बाई 4 माइनस एक्स क्या है कि पाई बाई 4 पे तो 0 रहने वाला है, बट पाई बाई 4 से बड़ा नंबर यदि एक्स के अंदर पुट होगा तो ये नेगेटिव रहने वाला है और इधर पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन मुझे अब क्या करना है, पूरे को एक साथ समझना है। तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस माइनस पाई बाई 4 के बाद ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव, और इधर एक निगेटिव एक पॉजिटिव तो निगेटिव। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब रहने वाला है, जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 को ही बिलोंग करेगी। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई। तो दैट इज द आंसर। इस तरीके से हम इस फंक्शन का डोमेन निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी मुझे क्या है, डोमेन फाइंड आउट करना है। फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू log x प्लस 3 बेस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आप देखेंगे यहाँ पे फंक्शन जो है वो उसके न्यूमरेटर में भी कुछ है और डिनोमिनेटर में भी कुछ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर्स जो है ना उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है डोमेन निकालने की
कि किसी भी फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे लॉग में भी कंडीशन है। जैसे मैं आपको इंफॉर्मेशन बता दूं, क्योंकि क्लास 11 में हम पढ़ते हैं लॉग एक्स बेस ए, ये फंक्शन है, तो इसमें एक्स जो होता है वो 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए, क्योंकि लॉग ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। और दूसरी बात होती है कि ए भी 0 से बड़ा और ए शुड नॉट इक्वल टू 1। ये तीन बातें लॉग के लिए जो है ना वो कंडीशन है। लॉग के ऊपर क्या क्या कंडीशन है? बेस उसका 0 से बड़ा और 1 नहीं हो सकता, और जो नंबर लॉग के अंदर है वो 0 से बड़ा होता है, 0 भी नहीं हो सकता। लॉग ऑफ 0 इज ऑल्सो अनडिफाइंड, लॉग ऑफ -1 इज ऑल्सो अनडिफाइंड। दैट मीन्स लॉग में पॉजिटिव वैल्यू ही पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉग एक्स प्लस 3 बेस 2 है, तो 2 तो 1 से 0 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 भी नहीं है, 2 है। लेकिन ये जो x प्लस 3 है, इसमें हम वही वैल्यू x की पुट करेंगे, इसके लिए ये x प्लस 3 क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा हो जाए। तो पहली कंडीशन। तो डोमेन जब हम इस क्वेश्चन का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये आप नोट कर लीजिएगा लॉग वाला कंडीशन को, है ना, और फिर जो है वो सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या है कि यहाँ पे दो केसेस, दो एक्सप्रेशन की बातें हमें माननी होंगी, और दोनों कंडीशन हमें यहाँ पे लगानी होंगी, और फिर दोनों को सेटिस्फाई करने वाली जो वैल्यू होगी वही इस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये जो ऊपर वाला जो वैल्यू हम देख रहे हैं log ऑफ x प्लस 3 बेस 2, वो रियल तभी होगा जब x प्लस 3 क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। एंड एक और कंडीशन जो हम यहाँ पे लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि जो डिनोमिनेटर है अपना x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दैट शुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में हम वैसी वैल्यू नहीं पुट कर सकते जिससे कि वो आउटकम 0 हो जाए। तो ये तो बहुत आसान है सॉल्व करना। ये इक्वालिटी x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, दैट सिंपली इंप्लाइज दैट x ग्रेटर देन -3, एंड फ्रॉम हियर वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू -3 टू इंफिनिटी। इसको 1 लिख लीजिए, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। क्या हम इसको फैक्टर कर सकते हैं? तो देखिए x स्क्वायर प्लस 3x को लिख सकते हैं 2x प्लस x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 2 प्लस 1 3 होता है ना, और 2 इंटू 1 जो है 2x प्लस 1x, दैट इज 2 इंटू 1 2 के बराबर है। तो यहाँ से आएगा x इंटू x प्लस 2 प्लस 1 into x plus is not equal to, and that simply implies that x plus 2 into x plus 1 is not equal to 0, and that means x is not equal to -2, x is not equal to -1। तो इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि x जो है वो क्या है? रियल नंबर होना चाहिए। सिर्फ क्या, कौन से दो नंबर नहीं होने चाहिए? -1 एंड -2 नहीं हो सकता। तो 2 लिख लेते हैं, मतलब -1 और -2 आप नहीं पुट कर सकते डिनोमिनेटर में, बाकी सारा नंबर पुट कर सकते हैं। तो अब जब यदि मैं देखता हूं कि -3 टू इंफिनिटी, क्या ये इसके अंदर पूरा का पूरा है या कौन सा पार्ट इसके अंदर है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं? फ्रॉम 1 इंटरसेक्शन 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए -3 टू इंफिनिटी में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो कि इसके अंदर नहीं है? तो आप देख रहे हैं इसमें -1 एंड -2, जो कि -3 टू इंफिनिटी में तो है, लेकिन इसमें नहीं है। रियल नंबर माइनस इसमें दो नंबर नहीं है, बस पूरे -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी में इसमें कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं है? -1 एंड -2। क्या वो यहाँ है? -3 नंबर लाइन आप देखिए यहाँ पे, -3 टू इंफिनिटी का मतलब होता है -3 के बाद के सारे नंबर, समझ रहे हैं बात? तो -2 -1 0 ऐसे आता है ना नंबर, तो ये सारे नंबर हैं इसके। लेकिन जो ये पहला वाला है, और दूसरा जो केस है उसमें बोला गया है कि रियल नंबर माइनस, उसमें तो सारा ही नंबर है, कौन कौन से छोड़ के? बस दो नंबर को छोड़ के, -2 और -1 को छोड़ के सेकेंड वाले में सारा है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि इसके अंदर और इसमें दोनों में ही है, कॉमन है? इसमें भी 1 में भी और 2 में भी वही इंटरसेक्शन में आता है, दैट मींस जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे साथ में। तो ऑब्वियस सी बात है, हम देख रहे हैं कि इसमें
-3 टू इंफिनिटी में सिर्फ -2 और -1 को यदि मैं हटा दूं इसमें से, तो वो इसका जो है कॉमन पार्ट है 1 और 2 का। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 और 2 का जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा -3 टू इंफिनिटी माइनस -1 एंड -2। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखते हैं x बिलोंग्स टू -3 टू -2, ध्यान से देखिएगा, -3 टू -2, -2 इज नॉट इंक्लूडेड, यूनियन -2 टू -1, -2 टू -1, यूनियन -1 टू इंफिनिटी। दैट मीन्स कौन कौन सा पार्ट, -3 टू 2, -2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 -2 इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन कॉमन नहीं है इसलिए हटा दिया, -2 टू -1 इसमें भी है और इसमें दोनों में कॉमन है, -1 टू इंफिनिटी दोनों ही में जो है वो आपको दिख रहा है। तो इसलिए हम इस तरीके से ही इसको लिखते हैं। तो दोनों में से कोई भी जो ऑप्शन में आपको दिखता है जेडब्ल्यू वगैरह के एग्जाम में वो आप लिख देते हैं। एक और क्वेश्चन जो कि फंक्शन चैप्टर का ही पूछा हुआ प्रॉब्लम है, जेडब्ल्यू के अंदर भी बहुत बार इस टाइप से पूछा गया है, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे fx कितना दिया हुआ है 1/log 1 - x बेस 10 प्लस √(x+2)। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया कि log का जो बेस है वो 0 से बड़ा ही होता है हमेशा और 1 नहीं हो सकता, तो यहाँ तो 10 दिया हुआ है, दैट इज नॉट द एनी प्रॉब्लम। बट यहाँ 1 - x है, तो पहली बात तो 1 - x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ थिंग मेन थिंग इज 1 - x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दूसरी बात, ये जो log है वो डिनोमिनेटर में है, तो log 1 - x बेस 10 जो है दैट शुड नॉट इक्वल टू 0। एंड द थर्ड थिंग, इसको देखेंगे, सबकी बात माननी पड़ेगी, फंक्शन के अंदर एडिशन में हो, सब्सट्रैक्शन में हो फंक्शन या डिवीजन में हो, आपको हर एक को सेटिस्फाई करना है, मतलब ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जिससे कि कोई ऐसा ना हो जो कि डिससेटिस्फाई हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, रूट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि निगेटिव नंबर नहीं पुट कर सकते, 0 या 0 से बड़ा नंबर ही पुट कर सकते हैं, तो मतलब x+2 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पे हम लगाएंगे 2 मिनट फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ से आएगा 1 इज ग्रेटर देन x एंड दैट मींस x इज लेस देन 1। तो ये पहली कंडीशन हो गई। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा 1 - x शुड नॉट इक्वल टू 10 टू द पावर 0। लॉग का रूल है, log x जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे, log x बेस a इक्वल टू b दैट सिंपली इंप्लाइज दैट x इक्वल टू a टू द पावर b। क्योंकि जैसे log 8 बेस 2 है, ये 3 का बराबर है, इसका क्या मतलब होता है 8 जो है वो 2 का पावर 3 है। ठीक, तो log का जो रूल्स हैं उनको हम जानते हैं, सीख करके उसको लगाएंगे यहाँ पे। 1 - x is not equal to 10 to the power 0 and that is equal to 1 - x not equal to 1 and that means x is not equal to 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा -x not equal to 0 because 1 को आप उधर लेकर के जाएंगे and that means x not equal to 0। x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वैसे भी log 1 कितना होता है 0 होता है, तो x से भी 0 हो जाएगा, तो ये log 1 बेस 10 हो गया और log 1 बेस 10 की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिससे कि ये डिनोमिनेटर इसका 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। एंड तीसरी जो कंडीशन है वो यहाँ लगाते हैं, ये सेकंड लिख लेता हूँ मैं, और थर्ड इसका मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होना चाहिए। ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन गया। इन तीनों की बातें हमें माननी पड़ेगी, मतलब तीनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, इसमें जो है और जो इसमें है। तो आप देखो ये कह रहा है कि x 1 से छोटा होगा, x क्या है 1 से कम है, नंबर लाइन पे बहुत आसानी से समझ सकते हैं, 1 से कम नंबर आप ले सकते हैं, ये 1 का है कहना, x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 को छोड़ के सारा का सारा नंबर जो है वो आपका सेकंड इक्वेशन के अंदर है, मतलब ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 0, that is second, and the third is x greater than equal to -2, so -2 is somewhere here, so -2 से को लेते हुए इससे बड़ा नंबर। अब आप बताओ मेरे से कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जो कि तीनों में है। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो -2 के बाद 1 तक, इवन 1 नॉट इंक्लूडिंग तक, क्योंकि 1 जो है वो सब में नहीं है, इसमें नहीं है ना, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए।
तो -2 से 1 तक, जिसमें 0 को यदि मैं हटा दूं, क्योंकि 0 यहाँ नहीं है, वो इन तीनों में कॉमन आएगा। तो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 आएगा। x बिलोंग्स टू -2 to 1, ओके, -2 to 1 -0, 0 एक एलिमेंट जो कि कॉमन नहीं है। इसी बात को आप ऐसे भी लिखते हैं -2 to 0, क्योंकि 0 पहले आ जाता है। -2 to 0 ओपन इंटरवल यूनियन 0 to 1। तो आप देखो यहाँ पे 0 मैंने हटा दिया, ओपन इंटरवल का मतलब दैट इज नॉट इंक्लूडेड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन अगेन डोमेन। फाइंड द डोमेन ऑफ fx equal to square root of 2 cos x minus root 3. So how will you, this is a trigonometric function and that is in square root. So the solution is again स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती है, जैसे कि हमने देखा कि 0 या 0 से बड़ा नंबर ही पुट कर सकते हैं हम स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि f इज रियल ओनली व्हेन 2 cos x minus root 3 is greater than or equal to 0, and that means 2 cos x is greater than equal to root 3, and that means cos x is greater than equal to root 3 by 2. अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि इसका सॉल्यूशन जो है वो इन जनरल हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। जैसे हम लोग अलजेब्रा के अंदर फैक्टराइज करके साइन स्कीम बनाते हुए सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व होता है और ये बहुत आसानी से सॉल्व होता है। तो किसका ग्राफ बनाना है, cos x का। तो cos x का ग्राफ बनाइए। तो cos x का ग्राफ आपको मैं बता दूं इस तरीके से होता है, ठीक है ना। cos x का ग्राफ कैसा होता है, ये π/2 -π/2, 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से पाई 3π/2 2π, ये पूरा इंटरवल 0 से 2π रहता है और इसी तरीके से वैल्यू जो है वो आगे इसकी रहती है, ठीक है। और यही आगे पीछे भी रहता है, मतलब पूरा 0 से 2π के बाद ये इसी तरीके से आगे और पीछे रहता है पूरे में। तो जैसे कि मैं जानता हूं कि cos x जो है वो √3/2 कहाँ हो जाता है। तो यदि हम बात करें कि cos x की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट इंटरवल है उसमें हमको ढूंढेंगे यदि, तो x की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि π/6। फिर cos π/6 कितना होता है, √3/2, और दूसरा -π/6। दैट मींस यदि मैं -π/6 की बात करूं तो कहीं यहाँ पे और π/6 कहीं यहाँ, इन दोनों पे जो है वो cos x की वैल्यू बराबर हो जाती है और कितनी हो जाती है, √3/2 हो जाता है। cos x कितना हो जाता है, π/6 पे और -π/6 पे √3 हो जाता है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे √3/2, यहाँ पे √3/2, -π/6 से +π/6 में cos x की वैल्यू कितनी हो जाती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 हो जाती है। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो cos x की वैल्यू है वो ज्यादा है, ग्रेटर देन है। ये पूरा का पूरा जो आप रीजन देख रहे हो ना, इसमें cos x √3/2 से ज्यादा है। तो इसका जो डायरेक्ट सॉल्यूशन है वो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -π/6 to +π/6, ठीक। लेकिन यदि आप ध्यान से देखो तो यही वैल्यूज π/6 की जो के बाद जो वैल्यूज है वो दोबारा से 2π इंटरवल के बाद 2π + π/6 पे जो है वो रिपीट होगी। मतलब यही -π/6 और यहाँ 2π -π/6, यहाँ 2π -π/6 और यहाँ 2π + π/6 पे दोबारा से वैल्यू वही इस रीजन में फिर से √3/2 से बड़ा नंबर आएगा। तो ऐसी वैल्यू पूरे में होता है। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, दैट मींस x मस्ट बिलोंग्स टू 2nπ -π/6 to 2nπ + π/6 का ये यूनियन है। यूनियन का मतलब यहाँ पे n क्या है, इंटीजर है। इस तरीके से निकालते हैं, मतलब इस रीजन में इसको एक साथ लिखना होगा। तो n की वैल्यू जब 0 लेंगे तो ये आएगा, n का वैल्यू जब 1 लेंगे तो ये रीजन की बात कर रहे हैं, n की वैल्यू 2 लेंगे तो इसके नेक्स्ट वाले का आएगा। तो इस तरीके से हम डोमेन के क्वेश्चंस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप टू मी।